रहता था। नहीं नहीं, इनका बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन रहा है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन। आपका मेरा भी वैसा ही कह सकते हैं आप। ये हजम हो पा रहा है कि थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है चीजें कि कैसे मैनेज करना है? अरे नहीं, बहुत सारे लड्डू खाए, बहुत सारी मिठाइयाँ खाई, माला से जब गर्दन दर्द करने लगा तब यकीन हुआ कि बन गए हैं भाई। Okay, इस वीडियो को स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा सा लेके चलते हैं। स्ट्रेटजी आपको पता है, इतने सारे टॉपर्स का आप देख चुके हैं, स्टैंडर्ड बुक क्या पढ़ना है, सप्लीमेंट क्या यूज करते हैं, सारा सब कुछ आप जानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है बच्चों का सिलेक्शन। हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? मेरे सामने देख रहे हैं आप दो टॉपर्स हैं। दोनों टॉपर यूपी पीसीएस के टॉप पोस्ट पे हैं, एसडीएम, जिनकी रैंक 34वीं और 32वीं है। चलिए इनसे डिटेल डिस्कस करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही, साथ ही वो क्या इनसाइट देने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इनसाइट के साथ साथ ये ऑलरेडी पहले पोस्टेड है, सर आरओ में थे और ये पिछले वाले में नायब तहसीलदार थे। तो सर पहले तो कांग्रेचुलेशन इस बार के लिए आपको। पहले अपने बारे में सर आप बताएं तो। प्रयागराज जिले से हूँ और पिछले 3 साल से माननीय उच्च न्यायालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और ये तीसरा मेंस मैंने लिखा है। आपका नाम, अटेम्प्ट, मीडियम? इंग्लिश मीडियम रहा है जी। विनीत कुमार नाम है और ओवरऑल ये 6th अटेम्प्ट था। ओके सर, आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम विकास कुमार यादव है और मेरा ये तीसरा इंटरव्यू था बैक टू बैक। लास्ट ईयर में नायब तहसीलदार के पद पे चयनित हो गया हूँ। घोषित तहसील मऊ में पोस्टेड हूँ और 10 दिन 15 दिन ज्वाइनिंग हुआ था, तब तक रिजल्ट आ गया। हाँ, डायरेक्ट प्रमोशन हो गया, 2 प्रमोशन। ओके, वीडियो आपके लिए काफी शानदार होने वाली है। क्यों होने वाली है पहले आपको बता देता हूँ। आरओ जो आने वाला है, आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए सर गाइडेंस देने वाले हैं। साथ ही यूपी पीसीएस 2024 वाला होने वाला है, उसके लिए भी ये टॉप के पोस्ट वाले बंदे हैं, तो आपको कोई इसमें कमी होने वाली नहीं है। सर पहले डिटेल डिस्कस करते हैं आपकी इस जर्नी से, जब आप यूपी पीसीएस की तरफ मूव करते हैं, वो मोमेंट क्या रहता है? बहुत अच्छा रहता है, अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही हैं जर्नी में, लेकिन ये है कि बहुत चीज़ सीखने को मिलता है कि फेल्योर्स के बाद आपको फिर से उठकर फिर से एग्ज़ाम देना है। तो इस एग्ज़ाम में बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। आप हम्बल हो जाते हो बैक टू बैक सक्सेस फेल्योर्स के बाद, तो ये चीज़ आती है। ओके, आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है जी, एकेडमिक बैकग्राउंड से जब आप स्विच करते हैं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ, तो ये एक प्रोसेस रहा है या फिर कोई एक घटना रही जो आपको इंस्पायर की कि मुझे यूपी पीसीएस या यूपीएससी ऐसी जर्नी में जाना चाहिए? नहीं, मैं तो कहूँगा दबी हुई भावना थी। हाँ। जो बहुत उभर के आई और जाहिर हो गई जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में आ गया। तो वहाँ सीनियर्स को भी मैंने देखा तो और एक्सपोजर मिला कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है। तो फिर धीरे धीरे इमोशनली स्ट्रेंथन होने लगे और फाइनल ईयर तक मैंने फुल्ली मूड बना लिया कि क्या करना है और बस निकल पड़ा उसी राह पे। दबी हुई भावना का वजह? दबी हुई भावना की वजह ये कि मिडिल क्लास लोगों को ये भी मेंटेन करना होती कि ऐसी प्रोफेशनल कोर्सेज को चुनो जहाँ जॉब सिक्योरिटी हो, तो बीटेक करना हुआ। मेरा बैकग्राउंड में IIT ग्वालियर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ड्यूल डिग्री है। तो लास्ट ईयर में लोग फ्री ही रहते हैं आफ्टर प्लेसमेंट के बाद से। तो 5th ईयर में पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ना, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना, इन सब में रुचि होने लगी थी। धीरे धीरे जब एक आध मतलब फिल्म्स का पेपर देखने पर लगा कि ये तो हो सकता है, फिर उसके बाद सोचे कि अब तो एक बार दे लेना चाहिए, क्या पता हो जाए। फिल्म दिए, अच्छे मार्क्स आ गए तो लगा अब तो कोचिंग वोचिंग करना चाहिए, तो कोचिंग चले गए। उसके बाद कोचिंग करने के बाद से ये सब चलता रहा। ये आपका तीसरा अटेम्प्ट रहा है? इसमें ओवरऑल 5वां और तीसरा इंटरव्यू था ये। तीसरा इंटरव्यू रहा है। तो तीसरे इंटरव्यू में सर आप 2 बार सेलेक्ट हुए, एक बार नायब तहसीलदार बने, अब इस बार एसडीएम बने। तो बचपन में क्या ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे या फिर एवरेज रहे? एवरेज ही कहा जा सकता है। ब्रिलियंट तो लोग मिडिल क्लास में तो कह सकते हैं, लेकिन ये है कि खेलने कूदने पे ध्यान ज्यादा रहता था, पढ़ाई में कम रहता था। पढ़ाई में तो कॉलेज वॉलेज के बाद से, ये जब से ये तैयारी स्टार्ट की तब ज्यादा हुआ है। सर आपका बचपन का क्या रहा है, ब्रिलियंट वाली कैटेगरी में या फिर वो मिडल? नहीं, थोड़ा सा चालाक वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं। मतलब बदमाशी के टाइम बदमाशी में कर लेता था और शामिल भी रहता था कि लेट लतीफी होने में, बदमाशी करने में, हर काम में, बंक वंक करने में, करवाने में, हर चीज कर लेता था। लेकिन 3-4 घंटे अपने लिए हमेशा निकालता रहा मैं। ओके, आरओ के बाद एसडीएम बन रहे हैं, ये जो मोमेंट है आपके माइंड में जो चल रहा है, ये हजम हो पा रहा है कि थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा है चीजें कि कैसे मैनेज करना है? अरे नहीं, बहुत सारे लड्डू खाए, बहुत सारी मिठाइयाँ खाई, माला से जब गर्दन दर्द करने लगा तब यकीन हुआ कि बन गए हैं भाई। और 2-3 दिन तक कई बार पीडीएफ खोल के अपना नाम देखता, रोल नंबर मिलाता। घर गए थे? ये 2 दिन पुराना सपना तो नहीं, जब अभी तक चल ही रहा है। घर गए थे? घर तो यही है। अच्छा, यहीं पे? हाँ, रिजल्ट आने के 2 घंटे बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ, भाई के साथ ही बैठा हुआ था। तो उनका क्या रिएक्शन रहा, कैसे लोग उनसे मिलने आए और आपको कॉल कैसी आई? उन्हीं को तो देख देख के यकीन हो रहा था हो गया है। सर आप अपने बारे में बताइए कि आप घर गए थे?
नहीं, अभी तो घर मेरा देवरिया है, वहाँ जाना है। पापा मम्मी यहीं रहते हैं, तो ये और जब रिजल्ट आया था तो मैं मऊ में था और शाम को आया था नायब तहसीलदार से ही, तो बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मतलब जॉब में बहुत मतलब लग रहा था कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि जॉब बहुत मतलब कि बिजी होती है, तो उसमें पढ़ाई का थोड़ा सा स्कोप कम होने लगता है। तो आया और शाम को मेरा दोस्त था नायब तहसीलदार, वो भी है गौरव प्रताप सिंह, उसने मेरा रिजल्ट देखा, जैसे ही आया उसने देखा भाई हो गया एसडीएम, तो मैंने बोला अरे हो गया, 2 बार देखो। फिर 2 बार देखने के बाद यकीन होने लगा कि अच्छा हो गया। फिर कॉल से कॉल आने लगे, कॉल लगाया, मैंने मम्मी को बताया तो बताया कि ओ बढ़िया। ओके, डिस्ट्रैक्शन पे बात करते हैं। जो लड़कों का डिस्ट्रैक्शन रहा है, उन कैटेगरी में आप रहे हैं कि नहीं? नहीं, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा रहा नहीं, क्योंकि मैं मोबाइल और सोशल मीडिया से मैं दूर रहता था। नहीं नहीं, इनका बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन रहा है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन। आपका? मेरा भी वैसा ही कर सकते हैं आप। क्या पता कुछ लोग समझ ना पाए हो। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन मतलब किताबें इनको डिस्ट्रैक्ट करती थी। तो घूम फिर के किताबों के पास ये चले जाते थे। कोई ऐसी मोमेंट जो अब तक की आपकी या तो बहुत पेनफुल रहा हो या फिर बहुत अच्छा सुखदाई रहा हो, शेयर करना चाहेंगे? ड्यूरिंग द जर्नी जी। देखिए, सबसे ज्यादा सुखदाई मोमेंट तो वही होता है कि जब आप नाम लिखें VINIT, ठीक है, और नाम वहां पे लिख गया 1 मैच फाउंड, ठीक है, और सबसे ज्यादा दुखदाई वही होता है जो 0 मैचेस फाउंड हो जाता है। 0 मैचेस फाउंड बहुत तो दुखदाई। जब पहला इंटरव्यू जब मैं दिया था 21 वाला, तो उसमें कोई पोस्ट नहीं मिली थी, तो बहुत ज्यादा मतलब लग रहा था कि क्या हो गया क्या हो गया। फिर उसके बाद 22 में 6 महीना बाद मेरा रिजल्ट में नाम आ गया, तो मेरा सबसे खुशी का पल था कि पहली नौकरी लगी। उस समय ज्यादा खुश था। एसडीएम में तो चलो ठीक है, दूसरी नौकरी है, पहली में ज्यादा मजा आया था। ओके, एक मिनट, एक बात का और आपको जिक्र कर दूं। तो आपने दुखदाई मोमेंट पूछा ना, तो वो 2019 का साल था। तो लगातार बैक टू बैक कई एग्जाम का रिजल्ट जिसमें बहुत उम्मीदें रख रहा था, सब में मैं फेल हुआ। आरओ हाई कोर्ट में फेल हुआ 2019 की वैकेंसी में, और इसके अलावा असिस्टेंट कमांडेंट में फेल हुआ, और पीसीएस का भी फेल हुआ, सब विद इन 1 मंथ हुआ। अच्छा। हाँ, उस वक्त तो समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। सबसे बेकार लड़का मैं हूं। नहीं, बेकार लड़का तो कभी नहीं लगा। नहीं लगा ना, लेकिन ये लग रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। ओके। हाँ, ओके, इस वीडियो को स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा सा लेके चलते हैं। स्ट्रेटजी आपको पता है, इतने सारे टॉपर्स का आप देख चुके हैं, स्टैंडर्ड बुक क्या पढ़ना है, सप्लीमेंट क्या यूज करते हैं, सारा सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है बच्चों का सिलेक्शन। उसके ऊपर लेके मैं चीजों को चलता हूँ। क्या लगता है सर आपको कि ये जो सेम सब लोग स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, वही रिसोर्स यूज कर रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसकी कुछ वजह आपको लगता है कि कुछ हो सकती है इस जर्नी के दौरान? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि लोग ज्यादातर डिस्ट्रैक्ट होते हैं लोगों की वीडियोस देखने में, और दूसरों को फोकस करते हैं कि उनका क्या कैसा रहा है, कैसी उनकी तैयारी रही है। अपने पे फोकस बहुत कम लोग करते हैं, जैसे कि कुछ कमियां होती हैं, सबकी होती हैं, उस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो अपनी कमियों के ऊपर अगर काम करेंगे ना, तो सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाएगा। लोग इसी से भागते रहते हैं कि मेरी ये कमी जो है वो पता ना चले किसी को, या कुछ ना हो। जैसे बहुत लोग प्रीलिम्स में फेल होते हैं, तो मतलब बताते नहीं है कि कहाँ पे उनकी कमियां रही, वो एनालाइज नहीं करते हैं कि मेरा हिस्ट्री कमजोर है या ज्योग्राफी कमजोर है। तो उन सब पे फोकस करेंगे ना, तो अपने आप सुधार होने लगेगा। ओके, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं पूछता हूँ उन एस्पिरेंट के लिए। आप ऑलरेडी नायब तहसीलदार हैं, उसके बाद एसडीएम बने। अगर मैं डायरेक्ट पूछूं कि आपकी क्या कमियां रही हैं जो आपको लगता है कि मुझसे ये दिक्कत होती थी, इसलिए 5 अटेम्प्ट मुझे लगा? मेरी कमियां तो रही हैं। जैसे पहली बार जब मैं दिया था, तो उस समय यूपी स्पेशल नहीं पढ़ता था, तो प्रीलिम्स नहीं होता था, करंट पे फोकस नहीं रहता था। उसको मैंने सुधारा, फिर मेरा हो गया प्रीलिम्स। फिर मेंस में मेरी कमी ये थी कि मेरा एसे बहुत खराब था। लास्ट ईयर 60 नंबर मिले थे, उसकी वजह से एसडीएम नहीं बन पाया, या डिप्टी एसपी 4 मार्क्स से नहीं बन पाया। तो एसे में सुधार करना। और तीसरी है, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। तो ये 3 कमियां तो मेरी ऑलरेडी रही हैं, जिन पे मैंने फोकस किया। ऐसी सबकी होती होंगी। ओके सर, आपको क्या लगता है कि स्ट्रेटजी बुक्स सब लोग जानते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा? कुछ ऐसी चीजें जो दिक्कत में आती हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, क्या लगता है? देखिए, कुछ बातें तो इन्होंने बता दी, और हम लगातार अगर फेलियर फेस कर रहे होते हैं, तो उससे मुझे लगता है कि सेल्फ असेसमेंट हम कम करते हैं। अपने ही प्री के पेपर्स को अटेम्प्ट कैसे हमने किया है, कहाँ स्टूपिड मिस्टेक की हुई है, मेंस में क्यों क्वेश्चन छूट गए, या जितना आप आंसर में लिखना चाहते हैं वो सब क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, उसमें बहुत एनालिसिस करनी चाहिए। और उसके बाद फिर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि जो उस गैप को ब्रिज करे। तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बाकी वीडियोस, मटेरियल, कंटेंट तो बहुत पड़े हुए हैं। ठीक है,
आपसे 3 क्वेश्चन एक ही में ही पूछता हूँ। एस्पिरेंट से नायब तहसीलदार से आप एसडीएम बनते हैं, ये जो तीनों फीलिंग रही है, इन तीनों सिचुएशन में आपके माइंडसेट अलग अलग रहे हैं या फिर इक्वल चलते रहे या फिर आपका लेवल अप होता चला है, क्या हुआ? नहीं, मैं तो शुरू से ही एस्पिरेंट ही मुझे अपने आप को मानता हूँ कि जब से था, लेकिन हाँ बस ये लगता है कि हाँ थोड़ा कुछ तो मिल गया है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उस मोमेंट्स में रहना चाहिए, ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम्बल बने रहने में ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप जब एक ऑफिसर बन जाते हैं तो आपके पास मतलब कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो मेरे ख्याल से तो सिचुएशन सेम ही रहनी चाहिए। आप दोनों लोग से एक कॉमन क्वेश्चन जी। उन एस्पिरेंट के लिए जो 2-3 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं उनका क्लियर नहीं हो रहा है, और एक पहली बार जो दे रहे हैं उनके लिए भी उनके मन में ये डाउट चल रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो रैंक इंप्रूव करने के लिए इस बार अटेम्प्ट देंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो 3-4 बार दिए हैं, उनका नॉलेज गैप है नहीं, वो अच्छा करने वाले हैं, तो वो लोग डर रहे हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज है कि वो कैसे लिस्ट में आ सकते हैं, इन लोगों से कैसे कॉम्पीट करेंगे? मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा होता है ना कि नॉलेज हर किसी के दिमाग में रखी हुई है, फैक्ट्स हर किसी के दिमाग में रखे हुए हैं, और बहुत शॉर्ट टाइम में अपने को बहुत अच्छे से ट्रेन करना होता है मेंस के पीरियड के बीच में जो 3 महीने का गैप होता है। तो फिजिक्स का एक फॉर्मूला होता है कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ आप ये समझिए कि आपके एफर्ट्स और जो आपकी नॉलेज है ये बस उनका मल्टीप्लिकेशन है। जबरदस्त तरीके से रट्टा मारिए, प्रैक्टिस करिए। अगर आप एक फेज में रहेंगे ना, वो आपकी स्पीड रहेगी, आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं चीजों को, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई प्रोफेसर भी हिस्ट्री का बैठा हुआ है, इतना शॉर्ट टाइम में किसी की नॉलेज निकल के नहीं आ सकती। चाहिए ये कि कम नॉलेज बहुत तेजी से निकल के आए, बहुत अच्छे से प्रेजेंट हुए। तो इससे तो डरने की जरूरत है ही नहीं कि कोई अगर पहले अच्छी रैंक भी लेके बैठा हुआ है, बहुत अच्छा उसका एक्सपीरियंस है, कुछ मैटर नहीं करता। वो 3 महीना आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, सबसे ज्यादा वही डिसाइड करने वाला है। ठीक है, आपका ओपिनियन क्या है इस पे सर? हाँ, मेरा यही ओपिनियन है कि अपने मेहनत पे भरोसा रखना चाहिए, और कोई कितनी बार दे रहा है नहीं दे रहा है उस पर तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, और ये जर्नी पे खुद पे फोकस होने पर ज़्यादा सक्सेस मिलती है। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे भूल जाना चाहिए। आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस मिलेगी। अपनी कमियों को सुधारिए और जितना हो सके टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए, तो उससे आपका इम्प्रूवमेंट होता ही चला जाएगा। तो मेरा तो एक ही चीज़ कहना है कि अपने पर भरोसा रखिए, हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट कुछ सजेस्ट करेंगे जो आपने एक्सेस किया यूपी स्पेशल के लिए? यूपी स्पेशल के लिए तो मैंने इंटरनेट से जो भी मिलता गया फॉलो करता गया। बुक्स मैंने ज़्यादातर फॉलो की, जैसे कि एक राकेश सारस्वत जी की बुक थी, वहाँ का हिस्ट्री पोर्शन अच्छा था, वहाँ से किया। और फिर एक कुछ और टेस्ट वर्ल्ड जोन करके थी बुक थी, वो फॉलो किया। और घटना चक्र की बुक आई थी। तो इन 4-5 सोर्सेस से तैयारी मैंने की है। ठीक है, लास्ट मैसेज दोनों लोग के मन की बात जो मैं ना पूछ पाए और जो कहना चाहते हूँ एस्पिरेंट से। मैं बताता हूँ पहले। जो मैंने हमेशा फील किया कि जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता था कि टॉपर्स जाने किस मिट्टी के बने हुए हैं, जाने क्या पढ़ते हैं, कैसे करते हैं, तो उसी पे मैं बात कहूंगा कि ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं हो सकते हैं वो। बस ये होता है उनके एफर्ट्स में थोड़ी और एनर्जी हो सकती है, सेल्फ असेसमेंट का नया तरीका हो सकता है उनका, और थोड़ी ऑनेस्टी से, थोड़ी क्रूएलिटी से वो अपने पास्ट एक्शन को, स्ट्रेटजी को जज करते हैं और इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हैं, और वही हर किसी को करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि सफलता बहुत दूर होगी किसी से भी। मेरे हिसाब से तो लोगों को अपना तैयारी तो अच्छी रखनी ही चाहिए, फोकस भी रखना चाहिए, और मेरे हिसाब से कि माइंड को कूल भी रखना जरूरी है। आप बोर हो रहे हैं तो खेलिए को देख के आप मान सकते हैं कि माइंड को कूल जरूर रखना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से तो मेरी सक्सेस में तो यही रोल रहता है कि मुझे हर सिचुएशन में मतलब कि ऐसे ही प्रसन्न रहना ज्यादा जरूरी लगता है। तो क्योंकि उससे आपका पढ़ाई की जो इंटेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। क्योंकि आप कोई चीज सोच के अगर पढ़ रहे हैं ना तो माइंड में घुसेगा ही नहीं, तो माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए, हाँ फ्री रहना चाहिए। तो ये मेरा कहना रहेगा कि हंसते खेलते हुए दीजिए एग्जाम, एकदम फोड़ के आइए। सर विश ऑल द बेस्ट। मैं उम्मीद करें जहां आप जाएं बेस्ट दे अपना। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। होप गाइस ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। ये जो दोस्त हैं दो, हो सकता है कि आप और आपके दोस्त भी यहाँ पे बैठे और मुझे आपका इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।